जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की रिवीजन क्लास, जहां हम तैयारी करेंगे 72nd बीपीएससी की। अब आप देखोगे दोस्तों, जैसा कि चहल एकेडमी ने शुरुआत किया है मेरे संग पहल, यानी कि मेरे संग इनिशिएटिव। यहां पर आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक एक चीज को गाइड करते हुए तैयार किया जाएगा 72nd बीपीएससी के लिए। और इसी का एक पार्ट है करंट अफेयर, जहां पे हम जनवरी 2025 से लेकर के पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे आज तक का। शुरुआत हमने किया है जनवरी 2025 से, तो एक फास्ट ट्रैक रिवीजन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। रिवीजन का मैं आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और जो आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो शुरुआत करेंगे, देखेंगे हमारा आज का पहला न्यूज क्या है। तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है बच्चों, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। अगर हम लोग सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, तो सीआरपीएफ को हम लोगों ने स्थापित किया था। हम लोगों ने क्या, अंग्रेजों ने 1939 में सीआरपीएफ को बनाया गया था। और तब से लेकर के सीआरपीएफ आज तक इसी तरीके से कार्य कर रही है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 1949 में सीआरपीएफ एक्ट लागू किया करके अपनाया था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखोगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें आप लोग आंसर करोगे। जो भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, अगर आप लोगों को उसका आंसर पता है तो आप लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। बाकी मैं तो हूं ही बताने के लिए। ठीक है बच्चे, तो डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है और सीआरपीएफ 1939 में बनाया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फाइनेंशियल स्कीम हेल्प्ड एम्पावर रूरल फैमिलीज इन इंडिया। भारत में रूरल फैमिली को एम्पावर करने वाली फाइनेंशियल स्कीम कौन सी है? तो करेक्ट आंसर बच्चे स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, ठीक है बच्चों, स्वामित्व। अब देखिए, स्वामित्व स्कीम कैसी स्कीम है? स्वामित्व स्कीम जो जमीन जायदाद या फिर जो हमारे देश में आप लोग देखोगे अक्सर जमीनों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद खड़े रहते हैं। तो स्वामित्व स्कीम चलाई गई है किसके लिए? गांव वालों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है बच्चों, किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या चलाया गया है भाई साहब? तो स्वामित्व स्कीम चलाई गई है। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी किसान हैं उनको उनकी जमीन का सर्वे, तो ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। ड्रोन से सर्वे किया जाएगा, ठीक है, यानी कि ड्रोन से सर्वे किया जाएगा ऊपर से कि भैया कौन कौन सी जमीन का कौन कौन सा प्लॉट नंबर है। उसकी प्रॉपर मैपिंग की जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ भैया किस जमीन का मालिक कौन है। उसके बाद सभी को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपकी जमीन है ना, ठीक है, तो आपकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा आप सभी को, जिसपे आपकी प्लॉट का नंबर लिखा रहेगा, एरिया लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा। तो आप क्या देख रहे हो, स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया जा रहा है गांव में। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी में उलझे हुए जितने भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। अब इससे क्या होगा, आपके नाम पे कौन सी जमीन है, कौन सी जमीन किसी और के नाम पे, सबका क्लियर क्लियर डेटा मिल जाएगा। अब अगर जमीन आपके नाम पे है तो जाहिर सी बात आप लोग सरकारी लाभ भी ले सकते हो, आप लोन फैसिलिटी वगैरह भी अवेल करवा सकते हो। तो जमीन किसकी है, उसका सही मालिक कौन है, ये सही मालिक को जमीन को हैंड ओवर करने के लिए स्वामित्व स्कीम हम लोगों ने चलाई थी। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यानी कि गांव वाले एरिया में हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। किस चीज का? तो विलेज की जो जमीन है उनका सर्वे करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे और फिर किसकी जमीन है उसको अलॉट कर देंगे प्रॉपर उसके कार्ड के साथ। ठीक है बच्चे, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत इसको लॉन्च किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कब आई थी भाई? पंचायती राज हमारे देश में कब शुरुआत हुआ था? तो 1993 के अंदर में आप लोग इसको देखोगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 9 फरवरी 2025 को न्यू दिल्ली में कौन सा इंटरनेशनल इवेंट आयोजित किया जा रहा है? होगा नहीं बच्चों, क्योंकि देखिए जब ये करंट अफेयर था तब मतलब फ्यूचर टेंस बन रहा था, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, तो आप लोग याद रखना।
1 से 9 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में, ठीक है, क्या वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। यहां पर दुनिया भर से बड़े बड़े ऑथर्स आए थे, दुनिया भर से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, स्टार्टअप्स वाले आए थे, बड़े बड़े पब्लिकेशंस आए थे, और उन लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? नेशनल बुक ट्रस्ट। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है बच्चों, बुक ट्रस्ट। और आप लोग देखोगे आमतौर पर एक ही जगह पे किया जाता है, प्रगति मैदान में, ठीक है बच्चों, प्रगति मैदान में किया जाता है। आमतौर पर आप लोग देखोगे प्रगति मैदान में, ठीक है बच्चों। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करती है? इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है बच्चों। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप लोग देखोगे। चलिए, ये एशिया का सबसे बड़ा बुक फेयर है, यानी कि यहाँ पे पूरे एशिया में इससे बड़ा कोई भी किताबों का मेला नहीं लगता है। अभी 2026 में भी लगाया गया था और बहुत ही कमाल का फेयर था। यहाँ पे थीम रखी गई थी, आर्मी की थीम रखी गई थी, यानी कि जितने भी स्टॉल्स बने थे आर्मी के कलर से बने थे। आर्मी के यहाँ पे बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर जो थी वो सब कुछ दिखाई गई थी, मतलब उनकी छवि दिखाई गई थी, इमेजेस वगैरह दिखाई गई थी। चलिए, स्वामित्व स्कीम जिसकी मैंने बात की, ठीक है, स्कीम के प्रॉपर्टी कार्ड्स किस भारतीय राज्य ने लॉन्च कर दिए, यानी सबसे पहले किसने लॉन्च की है? तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश ने स्वामित्व स्कीम को उत्तर प्रदेश ने अपनाया और सबसे पहले लागू कर दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आगे। What military operations was launched by BSF to secure India Pakistan border during fog? अभी देखिए, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आप लोग देखो, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, क्लियर बच्चों। ये राजस्थान वाले एरिया में ज्यादातर होता है, वैसे तो बीएसएफ का पूरा बॉर्डर पे होता है, लेकिन राजस्थान जैसलमेर वाले एरिया में इसको अक्सर किया जाता है। क्या है ये एक ऑपरेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो बीएसएफ करती है, ठीक है बच्चे, ऑपरेशन सर्द हवा जो कि बीएसएफ करती है, ठीक है बच्चे, बीएसएफ। और सर्द हवा का मतलब आपको पता है, क्योंकि बहुत सर्दी, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं बहती है जनवरी और दिसंबर के महीने में, आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चे। तो जनवरी और दिसंबर में एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन जनवरी के महीने में अक्सर कंडक्ट किया जाता है, बीएसएफ करती है ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है बच्चे, याद रखना। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप लोग देखोगे, जो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था हमारा 1965 वाला, उसके बाद ही हम लोगों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की स्थापना कर दी थी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको भी डील करता है, सीआरपीएफ को भी और इसको भी डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कौन सा ऑपरेशन था बच्चे? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। कड़ाके की सर्दी में भी हमारे जवान सीमा की रक्षा करते हैं, यहां पर यही दिखाया गया है। 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कौन सी इनिशिएटिव मनाई जा रही है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव शुरू किया गया था 2015 में ही, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। तो 22 जनवरी 2015 में क्या किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर बेटी बेटी पढ़ाओ, ठीक है बच्चे, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसी का 10 साल पूरा हो चुका है 2025 में, 10 साल पूरा हो चुका है 2025 में। तो 10 साल पूरे होने की उपलब्धि में हमने एक और इनिशिएटिव, एक और पहल शुरू किया है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोटिंग गर्ल चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है बच्चों, 10 इयर्स ऑफ प्रोमोटिंग, पूरा थीम ही रख दिया। हालांकि मकसद यही था 2015 में शुरू करने का कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके वेलफेयर के लिए कार्य करना, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा थीम भी यही रख दिया गया है, 10 इयर्स ऑफ प्रोमोटिंग गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। क्लियर अपन बच्चों? तो याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर बच्चों? और ये क्यों किया गया था? सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए, ठीक है बच्चों, सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए। आप लोग देखो हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि जो बेटियां होती हैं उनको अवॉइड किया जाता है, भ्रूण हत्या बढ़ती चली जा रही है, लोग चाहते ही नहीं कि बेटियां पैदा हो। अरे भैया, आज की डेट में बेटी बेटा सब बराबर हो चुका है, ना जाने कब आप लोग इन सब बातों को समझोगे। निकलिए वो पूरी पुरानी
ख्यालों से, हटाइए उन पुराने ख्यालों को। आज की डेट में बेटियां बेटों से ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आप नजर उठा के देख लीजिए, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, ये बेटियां हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो ये छोड़िए पुरानी प्रथाओं को, पुराना रीति रिवाजों को। नया भारत है, नए तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और नए तरीके से रिएक्ट करेगा भी। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के इनिशिएटिव लेकर के आए जा रहे हैं। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में क्या मनाया जाता है? तो बच्चों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है बच्चों। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। देखो बच्चों, आजाद हिंद फौज की स्थापना तो इन्होंने नहीं की थी, मैं सिंपल आपको बताऊं, क्योंकि इस फौज की जो स्थापना की थी वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह ने और रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन हाँ, क्या है ना कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जो था, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी नाम था, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फौज नाम था। भारतीय राष्ट्रीय फौज नाम था। उस फौज का नाम जरूर बदल दिया। तो जब भी आपसे आजाद हिंद फौज कहा जाए, ठीक है, आजाद हिंद फौज कहा जाए, ये एग्जैक्ट शब्द, ठीक है, एग्जैक्ट शब्द, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आपको इंडियन नेशनल आर्मी ये आ जाए, इंडियन नेशनल आर्मी आ जाए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फौज आ जाए, तो आप लोग रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह लिखोगे। या फिर ये भी अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल संस्थापक कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह ओरिजिनल संस्थापक थे, जिनका साथ दिया था रास बिहारी बोस जी ने, और उन्होंने फिर आईएनए फौज बनाई थी। अब देखिए पराक्रम दिवस मनाने की जो शुरुआत है ना, हम लोगों ने 2021 से ही कर दी थी पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत। पराक्रम दिवस मनाने के साथ साथ जनवरी में और कौन कौन से दिन हम लोग मनाते हैं, एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं हर साल? 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है बच्चों। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि INA डे मनाते हैं। भारतीय दिवस यानी कि INA डे मनाते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना, ठीक है। NRI डे, नॉट INA डे, NRI डे, NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है बच्चों। 12 तारीख को आप लोग देखोगे नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं। नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है बच्चों, नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब यह है कि उस दिन गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। 9 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। इसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हर 2 साल में मनाया जाता है। तो 2025 में मनाया गया था, 2027 में मनाया जाएगा। नेशनल नेशनल यूथ डे यानी कि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। 15 तारीख को, ये सारे डेट याद रखना, जनवरी का ही है, ठीक है बच्चों। 15 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? ठीक है, आर्मी डे मनाते हैं। आर्मी डे मनाते हैं, आर्मी डे, क्योंकि 15 तारीख को ही हम लोगों ने अंग्रेजों से इंडियन आर्मी की कमान संभाल ली थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पर एक 8 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाते हैं। पृथ्वी घूर्णन घूर्णन दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। बाकी आपको 26 जनवरी वगैरह सारा कुछ क्लियर है। कुछ ऐसे दिवस है जो आपको पता होना चाहिए। तो पराक्रम दिवस हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 23 जनवरी को। अब जनवरी 2025 में किस राज्य ने अपना 76वां फाउंडेशन डे मनाया था? 76वां फाउंडेशन डे मनाया था, ठीक है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश ने मनाया था, उत्तर प्रदेश ने मनाया था, ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां फाउंडेशन डे मनाया था। इसका मतलब क्या है बच्चे? ये 1950 में उत्तर प्रदेश, 1950 में जो यूपी था ना बच्चों, इसका नाम तब भी यूपी ही था, लेकिन उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। यूपी यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था 1950 के पहले, ठीक है बच्चों। यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, आप लोग देखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है बच्चे। तो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और तब से लेकर के अपना ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता आ रहा है। तो 2025 में आप लोग देखोगे कि 76 तो 76वां इसका फाउंडेशन डे है, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। Who became the चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन 2025, ठीक है बच्चे। तो आप देखोगे श्री चंद्रशेखर जी, श्री चंद्रशेखर जी बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या बन गए हैं? चीफ जस्टिस बन गए हैं। श्री चंद्रशेखर जी बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या बन गए? चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ठीक है बच्चों। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। अब देखिए भारत में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति करता है, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर आधारित है।
कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? देखिए कॉलेजियम सिस्टम जो होता है बच्चों, ठीक है, कॉलेजियम, कॉलेजियम, ठीक है बच्चों, कॉलेजियम, कॉलेजियम प्रणाली यानी कि कॉलेजियम सिस्टम जो होता है ना बच्चे, ये डिसाइड करता है कि किसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। अगर तो हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम में 5 जज होंगे, 5 जज मिलकर के क्या करेंगे, फैसला करेंगे कि कौन अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। और इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे। जैसे अगला सीजेआई जब चुना जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट का, तो सूर्यकांत त्रिपाठी रहेंगे इस 5 मेंबर में। लेकिन अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं ना बच्चों, हाई कोर्ट के सीजेआई की, तो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम में 3 जजेस होते हैं, 3 जजेस होते हैं। और जो 3 जजेस हैं बच्चे, इसमें एक सीजेआई जरूर होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का श्री चंद्रशेखरन जी को सीजेआई नियुक्त किया गया। विच इंडियन मिनिस्ट्री यानी कि कौन सा भारतीय मंत्रालय राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन लॉन्च किया है? ठीक है बच्चे, याद रखना, राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन, यानी कि अब कृषि में भी, यानी कि अब एग्रीकल्चर में भी डिजिटल डिजिटल चीजें हम लोग लेकर के आएंगे। डिजिटल चीजें का मतलब क्या होता है? मिट्टी की गुणवत्ता चेक कर लेंगे हम लोग मशीनों के जरिए, डिजिटल लेवल पे हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके के बीज डाले जाए, बीज की क्वालिटी क्या है, सब कुछ हम लोग डिजिटल लेवल पे लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर जो है बच्चों, ठीक है, इसने क्या किया है, लॉन्च किया है, कौन लॉन्च किया है क्या? नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये तो खैर नाम से ही समझ में आ रहा है, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चे, तो फार्मिंग डेटा का डिजिटाइजेशन, यानी कि हमारे कौन सा राज्य में कितनी कितना उत्पाद होता है, कितना उत्पाद नहीं होता है, कौन सी फसल कितनी कितनी किस किस राज्य में उत्पाद होती है, उसका डिजिटल रख रखाव किया जाता है। फार्मर का कितने कितने किसान है, क्या क्या है, कितने कितने किसानों को यहाँ पे सरकार के द्वारा कौन कौन सी मदद दी जा रही है, सबका इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेती बाड़ी को किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मिशन प्रिसाइज फार्मिंग, सैटेलाइट मैपिंग, वेदर एडवाइजरी और क्रॉप मॉनिटरिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। जैसे कि सैटेलाइट से पता बताएगा कि भैया बारिश आने वाली है, फसल तबाह होने वाली है, इस साल ये फसल के लिए मौसम बहुत बेहतरीन है, ये मिट्टी इस फसल के लिए बेहतरीन है। ये तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी। एप्लीकेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं उसके हिसाब से। चलिए, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? अभी देखिए, विश्व आर्थिक मंच 2025 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक है बच्चे, याद रखना, बस आपको यही चीज याद रखनी है, स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक है बच्चे, क्लियर पॉइंट, स्विट्जरलैंड ने किया है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है बच्चे, याद रखना। और दावोस में हुआ है, दावोस में। तो 2026 वाला कहां पे हुआ है, ये भी तो बता दीजिए सर। तो बेटा 26 वाला भी दावोस में ही हुआ है, 26 वाला भी दावोस में ही हुआ है, और ये दावोस में ही होता है। आप समझ में आया, ये दावोस में ही होता है। कहने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी कि आर्थिक मंच है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन भी लेते हैं, हम यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन भी लेते हैं, हम यहाँ पे डिफेंस वाले डिसीजन भी लेते हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल डिसीजन भी लेते हैं, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डिसीजन भी लेते हैं। हर तरीके के डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं। इस बार 2026 में जो मीटिंग हुई थी, इसमें सबसे जो अहम मुद्दा रहा था, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप रहा था, कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों पे अटैक किया जा रहा है, अटैक पर अटैक किया जा रहा है, वो एक मुद्दा बन चुका था डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप इस बार का एक अहम मुद्दा रहा था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2025 किस भारतीय राज्य ने लॉन्च की? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। आप सभी को पता है 2070 तक जाते आते, 2070 तक जाते आते, ठीक है बच्चे, 2070 तक जाते आते हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि हम लोगों ने जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन का हम लोग क्या टारगेट पूरा करेंगे, है ना बच्चे। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हमको भैया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो गुजरात जो है, जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2025 का शुभारंभ किया है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में आप लोग देखोगे कि सोलर एनर्जी की बात की जाएगी, यहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात की जाएगी, यहाँ पे विंड एनर्जी की बात की जाएगी, तमाम तरीके की एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नाउ अभी देखिए, नीति आयोग की बात करते हैं। 2025 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर जी को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग बच्चों बनाया गया था
1 जनवरी 2015 को, ठीक है बच्चे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लेकर के आए थे हम लोग। और किसको रिप्लेस किया था बच्चों? हम लोगों ने प्लानिंग आयोग, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 1 जनवरी। किसको रिप्लेस किया था? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस किया था हम लोगों ने, ठीक है बच्चों, योजना आयोग को रिप्लेस किया था। योजना आयोग कब बनाया गया था? तो 1950 तक बनाया गया था। और इसने अब तक 12 पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान जो है वो दे दिए थे। तो 12वां 5 ईयर प्लान चल ही रहा था कि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग लेकर के आया गया। नीति आयोग का, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चों, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। और जो नीति आयोग होता है ना बच्चों, ये 3, 7 और 15 साल का प्रोग्राम बनाता है, ठीक है बच्चों, याद रखना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन 5 साल का प्रोग्राम बनाता था ना, 5 साल का प्रोग्राम बनाता था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन नीति आयोग 3 साल का प्रोग्राम बनाता है, 7 साल का बनाता है और 15 साल का बनाता है। आप लोग ये चीज देखोगे, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है, इसका चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन नेहरू जी थे पहले चेयरमैन। उसी तरीके से नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 से ये प्रधानमंत्री हैं और 2015 में नीति आयोग बना। तो नरेंद्र मोदी जो है पहले इसके क्या बने? तो पहले इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है बच्चे, चेयरमैन बने हैं। अब पहले क्या बने? आज भी यही है भैया, नरेंद्र मोदी जब से सत्ता संभाले हुए हैं वही तो है, हटे कहाँ हैं। तो आप लोग देखोगे बच्चे, नीति आयोग के बारे में सारी सारी इंफॉर्मेशन ये है। नाउ विच कंट्री assumed द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इन 2025? G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 नेशन, G20 याद रखिएगा आप लोग बच्चों, G20 की जो प्रेसिडेंटशिप, G20 की प्रेसिडेंटशिप किसने संभाली है? G20 की प्रेसिडेंटशिप किस देश ने संभाली है? तो बच्चों साउथ अफ्रीका ने संभाली है, साउथ अफ्रीका ने संभाली है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 2025 की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन 2025 के बाद अब भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी है 2026 की, ठीक है बच्चे। हर साल इसकी प्रेसिडेंसी बदलती रहती है, इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। तो अभी देखो 2025 में साउथ अफ्रीका था, 2026 में भारत आ चुका है, ठीक है बच्चों, याद रखना। G20 की स्टैब्लिशमेंट 1999 में देखेंगे, इसमें 19 मेंबर हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है बच्चों, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 देश देखोगे, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल देखा जाए तो 19 प्लस 27 देश मिला लो, टोटल देशों की मर्जी। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि हम लोग 20 से ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को हम लोग एक ही देश मानते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? देखिए बच्चों, सरकारी कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी पहल किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है? हालांकि ये कोई नई स्कीम नहीं है, केंद्र सरकार ने इसको 2020 में ही लॉन्च कर दिया था, केंद्र सरकार ने इसको 2020 में ही लॉन्च कर दिया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चे, केंद्र सरकार ने 2020 में इसको लॉन्च कर दिया था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक ही बच्चे, और सिंपल सा मतलब है इसका कि केंद्र सरकार ने जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे बड़े बड़े अधिकारी, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मयोगी पहल, ठीक है बच्चों, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी, ठीक है बच्चे। कर्मयोगी का आप लोग फुल फॉर्म देखोगे, मिशन कर्मयोगी का आधिकारिक नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर, ठीक है बच्चों, नेशनल प्रोग्राम फॉर, किस लिए? सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी बिल्डिंग, ठीक है बच्चों, एनपीसीएससीबी, जिसे 2020 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ठीक है बच्चों। तो मिशन कर्मयोगी के तहत एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता, आई गॉट प्लेटफॉर्म, यानी कि मिशन कर्मयोगी ने एक आई गॉट प्लेटफॉर्म तैयार किया है ऑनलाइन, आई गॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहीं पे तो सारी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, आई गॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आई गेट गॉड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? इंटेग्रेटेड, आई का मतलब क्या है बच्चे? इंटेग्रेटेड, ठीक है बच्चों, इंटेग्रेटेड। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे? गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, गॉड का मतलब गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है बच्चे,
तो यहाँ पे क्या आप लोग देखोगे कि अपना जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए मिशन कर्मयोगी केंद्र सरकार ने 2020 में ही लॉन्च किया था। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो अलग अलग बातें हैं। जिस राज्य को लगता है कि वो लॉन्च कर सकता है तो करे, जिसको नहीं लगता ना करे, कोई कंपल्सरी थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आई गोट प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन। तो जो भी चाहता है राज्य कि हम अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें, तो ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। तो मध्य प्रदेश ने ऐसा ही किया है। तो मध्य प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी अपनाया है ताकि अपने सिविल सर्वेंट्स को बढ़िया ट्रेनिंग दिलवाई जा सके। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। हाउ मेनी न्यू रामसर साइट, रामसर वेटलैंड्स डिड इंडिया एड रिसेंटली? अभी देखिए भारत ने हाल ही में कितने नए रामसर साइट्स जोड़े हैं? अभी देखिए दो जोड़े गए हैं, दो दो रामसर साइट्स जोड़े गए हैं। ठीक है बच्चे, 94 रामसर साइट्स थे, दो जोड़ दिए गए। तो अभी कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं? 26 रामसर साइट्स यानी कि रामसर स्थल हो चुके हैं। तो बेटा ये रामसर स्थल होता क्या है? रामसर स्थल कौन सी चीज है? तो रामसर स्थल हम आर्द्र भूमियों को कहते हैं, आर्द्र भूमियों को कहते हैं, वो आर्द्र भूमियां जो कि हमारी जलवायु के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आर्द्र भूमियों को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या देखोगे कि रामसर साइट्स पहले भारत में 94 थी, अब दो जुड़ चुकी, जिसके बाद ये 26 हो चुकी हैं। दो का नाम आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है? पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी। पटना का नाम सुन के आप ये मत समझना कि ये पटना का है। पटना बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य का नाम है। ठीक है बच्चे, पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। और किस जिले में है अभयारण्य? किस जिले में है बच्चों? तो एटा, ETAH, एटा। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आप लोग क्या देखोगे? तो पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आप देखोगे छारी धंड। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे? छारी धंड। दूसरा कौन सा है? छारी धंड, छारी, छारी धंड, छारी धंड। ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ। ठीक है बच्चे, कच्छ ऑफ रन यानी कि रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, मैं आपको दिखाई देगा छारी धंड यानी कि गुजरात में। तो दो रामसर साइट्स अभी नए मिले हैं। आप लोग देखोगे पटना बर्ड सेंचुरी, पटना पक्षी अभयारण्य जो कि ईटा उत्तर प्रदेश में है, और छारी धंड गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आपको मिलेगा। ये दोनों के आ जाने से टोटल संख्या हो चुकी है, अच्छा मैंने 26 लिख दिया, कोई बात नहीं, ये 96 है। ठीक है बच्चों, 94 + 2 = 96। ठीक है बच्चे, याद रख लेना। और भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो चिलिका लेक उड़ीसा। ठीक है बच्चे, चिलिका लेक उड़ीसा और केवलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, ये दोनों पहली बार 1981 में शामिल किए गए थे रामसर साइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के नए सुपर ऐप का नाम बताएं। भारतीय रेलवे ने एक नया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब सुपर एप्लीकेशन से क्या होगा? जो यात्री हैं अपना PNR चेक कर सकते हैं, यात्री अपना रिजर्वेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, यात्री फूड खाना भी डिलीवर करा सकते हैं अपने उसी कोच में। और नाम क्या है इसका बच्चों? नाम क्या है इसका बच्चों? स्वरेल। स्व का मतलब क्या होता है? खुद का, खुद का। ठीक है, खुद ही हम अपना ऑर्डर कर लेते हैं, खुद ही गया ऑनलाइन पे ऑर्डर कर दिया, भाई साहब आ गया खाना हमारा, खुद ही हमने रिजर्वेशन मार दिया, खुद ही हमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, सारा हम लोगों ने काम खुद ही कर दिया। तो स्वरेल एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें टिकट बुक, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है, बहुत सारे फंक्शन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या देखोगे? इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ है यानी कि टिकट बुकिंग है इसमें, PNR स्टेटस है, फूड ऑर्डर है, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसका मेन मकसद क्या है? पैसेंजर्स को अच्छी सुविधाएं देना डिजिटल फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट इज, वृंदावन के किस मंदिर को विदेशी चंदा यानी कि FCRA की मंजूरी मिली है? अब सवाल ये आता है कि सर क्या विदेशी चंदा के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है? बिल्कुल बच्चों, मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, याद रखना, FCRA, FCRA यही आपकी मंजूरी है। ठीक है बच्चों, याद रखना। क्या है ये? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है बच्चों, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है बच्चों, रेगुलेशन एक्ट 2010। आप देखिए ये क्या है, हम लोग क्यों जो भी चंदा विदेशों से आता है उसकी निगरानी रखते हैं? भैया आपको जब अप्रूव किया जाएगा तो ही आप विदेशों से चंदा लोगे। ये कौन? FCRA कानून डिसाइड करता है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि मैं एक आतंकवादी हूं,
और मैं चंदे के नाम पे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चंदे के नाम पे भाई अमेरिका से, मैं अलग अलग जगहों से फंडिंग मंगा रहा हूं। लेकिन नाम क्या दे रहा हूं? चंदा। चंदा, अरे मैं तो चंदा ले रहा हूं, धर्म के नाम पे चंदा ले रहा हूं, लेकिन मैं वास्तव में चंदा नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं? फंडिंग ले रहा हूं आतंकवाद फैलाने के लिए। तो जो भी पैसा भारत में आएगा उस पर जांच बैठती है, उस पर बताया जाता है कि हाँ भैया ये पैसा ठीक है, ये पैसा ठीक नहीं है। तो ये कौन करता है? FCRA। तो अभी वृंदावन में एक मंदिर है, बांके बिहारी टेम्पल, बांके बिहारी टेम्पल। अब इसको भी बता दिया गया है कि हाँ भैया अब आप भी विदेशी चंदा ले सकते हो। अब किसी को भी विदेशी चंदा देना रहेगा तो बांके बिहारी मंदिर में दे सकता है। और किसने अलाउ किया? FCRA ने अलाउ किया, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। क्लियर है पॉइंट बच्चों? याद रख लेना। हर तरीके की जो दान पुण्य होता है वो सही ही नहीं होता है ना। कुछ आतंकवादियों के लिए दिया जाता है, कुछ हमारे भारत को बर्बाद करने के लिए भी फंडिंग आती है, उन पर नजर रखने के लिए किया जाता है। Which Chinese AI startup topped the US application, topped the US App Store, surpassing ChatGPT? अभी देखिए ऐप स्टोर है, आपको पता है ऐप स्टोर किसका है? आईफोन में ऐप स्टोर दिखता है ना, जैसे कि प्ले स्टोर दिखाई देता है आप लोगों को, प्ले स्टोर दिखाई देता है एंड्रॉइड में, तो वैसे ऐप स्टोर दिखाई देता है आप लोगों को आईफोन वाले जो भी फोन है उसमें। तो अभी चैट जीपीटी सबसे ज्यादा डाउनलोड चल रहा था, चैट जीपीटी सबसे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था, सबसे ज्यादा चैट जीपीटी डाउनलोड किया है कहां पे? ऐप स्टोर से। लेकिन अभी चाइना की एक एप्लीकेशन है डीप सीक, क्या? डीप सीक चाइना की एप्लीकेशन है, इसको सबसे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। यानी कि चैट जीपीटी को सरपास करके, क्रॉस करके डीप सी ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। कौन सी फिनटेक कंपनी भारत की पहली सीबीडीसी अपनाने वाली कंपनी बनी? पहले देखते हैं सीबीडीसी क्या है ना। सीबीडीसी, सीबीडीसी का मतलब होता है बच्चों सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी। ठीक है बच्चों, डिजिटल, डिजिटल करेंसी। अब क्या डिजिटल करेंसी पहले नहीं होती थी? होती थी ना बच्चों, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, रेजर पे हो गया, ये क्या था? करेंसी ही तो थी, डिजिटल करेंसी ही तो थी। लेकिन सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने कभी भी नहीं लॉन्च किया है। दिस इज नॉट सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बैंक। ठीक है बच्चों, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने इस तरीके के कभी भी कोई भी डिजिटल करेंसी नहीं लॉन्च किया है। लेकिन अभी आरबीआई ने डिजिटल करेंसी 2022 में लॉन्च किया था कि भैया चलो अब मैं भी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही हूं। ठीक है, तो ये डिजिटल करेंसी अपनाने वाला कौन सा प्लेटफॉर्म पहला बना? तो क्रेड, क्रेड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो क्रेड पहला वो कंपनी बन चुकी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली फिनटेक कंपनी बन चुकी है, जिसने क्या किया है यहाँ पे? सीबीडीसी, सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। 2022 में ये जब लॉन्च किया गया था तो 9 बैंकों को ही अलाउ किया गया था कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे भारत में चला देंगे, और सक्सेसफुल हो ही गया तो पूरे भारत में चलाना शुरू भी कर दिया है। यहां पे एक हाल ही में एक और न्यूज आई थी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल अभी आप लोग देखोगे मोटा भाई यानी कि अमित शाह ने, ठीक है बच्चों, अमित शाह ने गांधीनगर में भी किया, गांधीनगर में भी अमित शाह ने किया। ठीक, अमित शाह गांधीनगर गए और गांधीनगर वाले लोगों को कहा गुजरात में कि देखिए सर, हम ना जो आपको राशन देते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दौरान, यानी कि जो जो हमारा गांव में देखो आप बोरी बोरी करके राशन मिलते हैं, आटा गेहूं दाल चावल, तो अब अमित शाह ने बोला कि आपको राशन नहीं मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा? पैसा। पैसा किस फील्ड में, किस रूप में मिलेगा? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये सीबीडीसी आप लेकर के जाओ, राशन खरीद लो। तो ये सीबीडीसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि एक सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आते हैं। वेदांता के पहले, ठीक है, वेदांता के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेदांता के पहले सीईओ, ठीक है, दाशनी नायडू, दाशनी नायडू को अपॉइंट किया गया है। वेदांता के पहले सीईओ यानी कि एकदम नई कंपनी है इसका मतलब, तभी तो पहले सीईओ की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वेदांता किस तरह की कंपनी है? एक माइनिंग कंपनी है, मेटल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है बच्चे, और ये पहले सीईओ, ठीक है, दाशनी दाशनी नायडू जी इसके पहले कंपनी बनी है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो वेदांता किस तरह की कंपनी है? तो वेदांता जो ये आप लोग देखो
सेमीकंडक्टर बनाते हैं ना हम लोग, तो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। क्लियर है बच्चे? और सेमीकंडक्टर में क्या इस्तेमाल होता है? रेयर अर्थ मिनरल इस्तेमाल होते हैं। नाउ सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक का कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? सुनीता विलियम्स ने, सुनीता विलियम को सभी जानते हैं, सुनीता विलियम को सभी जानते हैं, नासा की जो एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट का एक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी स्पेस वॉक, मतलब जो व्हीकल है ना उसके अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा वॉक किया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, याद रखना। महिलाओं में सर्वाधिक स्पेस वॉक का समय रिकॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी अंतरिक्ष मिशन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। ठीक है बच्चों, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये ऐसे पहले भारतीय बन चुके हैं जो कि कौन सा मिशन लेकर के गए थे? मिशन एक्सियम, मिशन एक्सियम लेकर के गए थे। एक्सियम, एक्सियम 4 लेकर के गए थे। ठीक है बच्चों, एक्सियम 4 मिशन लेकर के गए थे। और कहां पे गए थे? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने वाली पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। ठीक है बच्चों, पहले भारतीय हैं। और ये अभी इनको देखोगे कि अशोक चक्र से भी नवाजा गया। 26 जनवरी को अभी इनको अशोक चक्र से भी नवाजा गया। 26 जनवरी 2026। ठीक है बच्चों, अशोक चक्र से भी नवाजा गया। तो आप देखोगे इनकी उपलब्धि बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षता पोलैंड ने संभाली है। ठीक है बच्चों, पोलैंड, पोलैंड। यूरोपियन यूनियन क्या है? 27 देश। यूरोपियन यूनियन क्या है? 27 देशों की एक ग्रुप है, 27 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है बच्चे, याद रखना 27 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है बच्चे, अब आप देखोगे 27 देशों में इनके जो करेंसी है, 27 इनकी करेंसी, कॉमन करेंसी यूरो है। और इसके जो कमीशन दो होते हैं, यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन, दो इंपॉर्टेंट पद हैं, कमीशन और यूरोपियन यूनियन के काउंसिल, दो इंपॉर्टेंट पद है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन कमीशन, कमीशन के हेड कौन है? तो उर्सुला, उर्सुला, उर्सुला वॉन, उर्सुला वॉन देर लियन, उर्सुला वॉन देर लियेना, लियेना। ठीक है बच्चे, और काउंसिल एंटोनियो कोस्टा, काउंसिल कौन है? एंटोनियो कोस्टा। तो देखो बच्चों, चेयरमैन, चेयरमैन किसके? तो यूरोपियन यूनियन कमीशन के चेयरमैन उर्सुला वॉन देर लियन, और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन आप लोग देखोगे बच्चे तो एंटोनियो कोस्टा आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, 27 देश हैं और यहाँ पे आप देखोगे 6-6 महीने के लिए ये प्रेसिडेंटशिप यानी कि अध्यक्षता बदलती रहती है। तो सभी देशों में धीरे धीरे अध्यक्षता आती है। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में आपको इसका हेडक्वार्टर दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिजिटल भारत निधि, यानी कि डिजिटल भारत निधि एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू किया गया है। डिजिटल भारत निधि एक पहल शुरू किया गया, किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? ठीक है बच्चे, याद रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने शुरू किया है। ठीक है बच्चे, ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका मकसद है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे कि कोई कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं, कोई भी कंपनी वहां पे जाना नहीं चाहती है, कोई भी कंपनी लॉस पहले देख लेती है प्रॉफिट से ज्यादा। अरे भैया वहां पे इन्वेस्टमेंट करके देखो ना, गांव में बहुत ज्यादा स्कोप है लेकिन कोई नहीं करना चाहता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजिटल भारत निधि लॉन्च किया गया, यानी कि ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। 2G 3G 4G 5G जितना भी आप लोग देखोगे कनेक्शन का जो बढ़ता हुआ वर्जन, तो 5G 6G सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करवाया जाएगा। आने वाले समय में जब 6G आएगा तो 6G को भी अप्लाई करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग देखोगे कि डिजिटल भारत निधि के तहत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने का डिसीजन लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको कार्य करती है इसके पीछे। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय आप लोग देखोगे किस राज्य में बनाया गया? ठीक है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया। यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो रिसर्च, इनोवेशन, तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना?
मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना 2025 किस राज्य ने शुरू किया है बच्चे? तो राजस्थान ने शुरू किया है। आप सब नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ योजनाएं होती है नाम से ही समझ में आ जाती है कि उसके उसमें क्या क्या किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री स्टेट लेवल का है, तभी तो मुख्यमंत्री इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद युवा उद्यमी, उद्यमी का मतलब क्या होता है? जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है बच्चे, उनको उनका बिजनेस, उनका स्टार्टअप करवाने के लिए एक योजना शुरू कराई गई है, जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। राजस्थान ने शुरू किया है। यानी कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप और एमएसएमई को वित्तीय सहायता देना, यानी कि सस्ते दामों पे लोन दिलवा दिया जाएगा, सब्सिडी दिलवा दिया जाएगा, ताकि स्टार्टअप हो और तमाम तरीके के यहाँ पे लोग जुड़े, तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को रोजगार मिले। ठीक है बच्चों, राजस्थान आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देख लेते हैं। पिंक पुलिस पेट्रोल पहल, पिंक पुलिस पेट्रोल, पिंक पुलिस पेट्रोल, ठीक है बच्चों, इनिशिएटिव, पिंक पुलिस पेट्रोल इनिशिएटिव है, किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, जहां पर भी हम लोग देखते हैं ना बच्चों, पिंक पिंक, पिंक का मतलब क्या हो जाता है? पिंक का मतलब महिलाएं। कई, हालांकि ऐसा मतलब नहीं है कि पिंक मतलब महिलाएं, लेकिन देखो आज की डेट में ना एक पिंक जो कलर है ना, महिलाओं को प्रदर्शित करता है। आप दिल्ली मेट्रो में जाओ तो देखो एक बोगी अलग से ही है पिंक कलर की, वो महिलाएं, पिंक बसें चल रही हैं उसमें सिर्फ महिलाएं बैठेंगी। तो यहाँ पर एक पिंक पुलिस पेट्रोल लॉन्च किया गया, पिंक पुलिस पेट्रोल, ठीक है बच्चे, पिंक पुलिस पेट्रोल ये लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चों, याद रखना आप लोग। ठीक है, पिंक पुलिस पेट्रोल, ये PATROL है। ठीक है, पिंक पुलिस पेट्रोल, ये किस लिए किया गया? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पूरा पुलिस का दस्ता तैयार किया गया है और केरला सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। क्लियर पॉइंट। इसमें पिंक पेट्रोल महिला पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित किया जाता है। केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप लोगों के लिए लेकर इसलिए आता हूं क्योंकि बहुत, देखो बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो हमको ना फास्ट 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 ही चलना पड़ेगा। जितना हो सकता है उतना हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से पूरा मेरे संग इनिशिएटिव के डे 1 से लेकर के डे एंड तक, लास्ट डे तक पूरा का पूरा प्रारूप तैयार है, पूरा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। आप लोगों को बस यही ब्लूप्रिंट को फॉलो करते रहना है। यकीन मानिए, मैं श्योरिटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म्ड होगा 72nd बीपीएससी में। तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलेंगे इसी तरीके को और भी बेहतरीन सवालों के साथ फास्ट ट्रैक मोड पे। तब तक अपना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। जय हिंद।